वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। फिलहाल हम लोग रन करा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट वीडियो आपने वॉच किया होगा बाइनरी ऑपरेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आया होगा। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को थोड़ा और गहराई समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कौन कौन से कुछ हमारे पास टूल हैं इस बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिबल बनाने के लिए। तो बच्चा समझते हैं आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंपोजिशन टेबल को। सवाल ये उठता है कि सर कंपोजिशन टेबल क्या है? क्या कहा? कंपोजिशन टेबल। अच्छा, ये जो कंपोजिशन टेबल है इसको कैले टेबल भी बोलते हैं। क्या कहा? इसको कैले टेबल भी बोलते हैं। कैले एक मैथमेटिशियन थे। कैले इसे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसका इजाद किया था। हालांकि ये जो भी चीज़ें आज आप क्लास में सीख रहे हैं क्लास 6 की, अगर बुक्स ना बेची हो तो उठा करके देखना ये सारी चीज़ें क्लास 6 में हैं। आप सोचिए कि क्लास 6 में सीख करके हैं और आज फिर क्लास 12th में सीख रहे हैं। तो बच्चा कैले टेबल या कंपोजिशन टेबल कुछ इस तरह से टेबल प्रिपेयर होती है। एक इस तरह से वर्टिकल लाइन होगी, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और इसी के साथ में यहां पर आप मेंशन करते हैं एलिमेंट्स को। क्या कहा? आप मेंशन करते हैं एलिमेंट्स को। यहां पर आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहां पर भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो बच्चा करते क्या है कि एलिमेंट्स को एक बार रो वाइज एक बार कॉलम वाइज। क्या कहा? एलिमेंट्स को एक बार रो वाइज एक बार कॉलम वाइज। साथ ही साथ यहां पर हमेशा उस ऑपरेशन को रखा जाता है जिसकी बात की जा रही है। फिलहाल हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर तुमको कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ 5 प्रॉपर्टी सीखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। बच्चा इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग इस टेबल से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं समझने की कोशिश करेंगे। ये तो बाद में समझेंगे, इससे पहले हम लोग एक बात ये समझ लेते हैं कि बच्चा ये जो टेबल होगा ये स्मॉल सेट्स के लिए ही प्रिपेयर किया जाएगा। किसके लिए? स्मॉल सेट्स के लिए ही प्रिपेयर किया जाएगा। लार्ज सेट पर ये काम नहीं करता है। मेरी बात समझिए नहीं समझिए, क्योंकि लार्ज सेट का आप कुल मिलाकर के कंपोजिशन टेबल बना नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का सेट है जिसका रोस्टर फॉर्म अवेलेबल नहीं है तब भी ये टेबल आप नहीं बना पाएंगे। तो यानी कुछ सर्टेन कंडीशंस आपको समझ आ चुकी हैं। यानी सेट अगर बहुत लार्ज है तब भी ये टेबल काम नहीं करती है। इसी के साथ में अगर कोई हमारे पास इस तरीके का सेट दिया गया जिसका रोस्टर फॉर्म अवेलेबल नहीं है तब भी ये टेबल काम नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चा यहाँ पर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं तो जब सेट रोस्टर फॉर्म पर होगा तभी आप लिख पाएंगे। आज की क्लास में बच्चा हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होगा क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपको टेबल दे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। देखो वहां पर एक सेट आपको दे दिया गया है। मान लेते हैं कि ये जो सेट है ये G है। मान लिया कि ये जो सेट है ये क्या है? ये G है। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है भाई। इसके बाद में देखो बच्चा क्या बात कही जा रही है। कहा जा रहा है A, फिर एक बाउंड्री ऑपरेशन है B और कहा जा रहा है मिनिमम ऑफ A कॉमा B। मिनिमम ऑफ A कॉमा B। ठीक है, बाउंड्री ऑपरेशन दिया जा रहा है A, बाउंड्री ऑपरेशन B, इसमें आपको बताया जा रहा है मिनिमम ऑफ A कॉमा B। ये बच्चा आपके लिए क्या आ गया? बाउंड्री आ गया है। चलो बच्चा देखते हैं कि आखिरकार कंपोजिशन टेबल से हम क्या क्या वेरीफाई कर सकते हैं। क्या क्या वेरीफाई करवा रहा है? कुछ नहीं वेरीफाई करवा रहा है, केवल आपको एक कंपोजिशन टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलो बच्चा यहाँ पर कंपोजिशन टेबल के लिए ये हमने एक वर्टिकल लाइन ली, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ये कुल मिलाकर के हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन मेंशन करोगे, यहीं पर ये बता करके आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि इसको लो और देखो इसमें मिनिमम क्या है। तो बच्चा मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 1 ही होगा। अब बच्चा इन दोनों को लेते हैं 1 और 2 को, तो मिनिमम क्या होगा बच्चा? 1 होगा। 1 3 में 1 1 1। इसके बाद में बच्चा जब हम बात करते हैं 2 1 देन वी गेट दी 1 1 1 1। 2 2 में मिनिमम बच्चा क्या होगा? 2 होगा। 2 3 में मिनिमम 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। जबकि 3 2 में मिनिमम 2 होगा, फिर 3 3 में मिनिमम 3 होगा। 3 4 में मिनिमम 3 4 में बच्चा मिनिमम 3 होगा और फिर 3 होगा। फिर बच्चा 4 2 की बात करते हैं देन मिनिमम 2, अगेन वी गेट द 2 देन 3 देन 3 देन 4 देन 4। 5 की बात करते हैं देन 4 और देन 5। ये बच्चा आपके सामने क्या है बच्चा? कंपोजिशन टेबल पूरा प्रिपेयर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी। हाँ बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कंपोजिशन टेबल चीजों को थोड़ा सा ज्यादा आसान बना देता है, कॉम्प्रिहेंसिबल बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, बहुत बड़े सेट के लिए बनता नहीं है कंपोजिशन टेबल, लेकिन ये मतलब मैं बना करके दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चा तुमको सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है।
तो अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सो ऑन चलता है। कैसे चलता है? एंड सो ऑन चलता है। तो बच्चा हमने यहाँ पर मेंशन किया 1 2 3 4 5, फिर बच्चा एंड सो ऑन 1 2 3 4 5, फिर बच्चा एंड सो ऑन, यहाँ तक पहुंच गए। अब बच्चा क्या कहा जा रहा है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार इस बार दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि स्टार किसको बता रहा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। क्या बता रहा है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। बच्चा ए और बी का एलसीएम, तो 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 1 होता है। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। फिर बच्चा जब हमने 2 की बात की तो 2 और 1 का एलसीएम अगेन वी गेट दी 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर बच्चा 2 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 मिलता है, जबकि 2 3 का एलसीएम बच्चा 6 मिल जाता है, 2 4 का एलसीएम 4 मिलता है, 2 5 का एलसीएम 10 मिलता है एंड सो ऑन। यहाँ से 3 2 का एलसीएम बच्चा 6 मिलता है, 4 2 का एलसीएम 4 मिलता है, 5 2 का एलसीएम 10 मिलता है एंड सो ऑन। 3 3 का एलसीएम 3 मिल जाता है, जबकि 3 4 का एलसीएम 12 मिलता है, 3 5 का एलसीएम 15 मिलता है एंड सो ऑन। यहाँ से 3 4 का एलसीएम 12 हो जाता है, 3 5 का एलसीएम 15 हो जाता है एंड सो ऑन। यहाँ से 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 5 का एलसीएम 20 होता है एंड सो ऑन। यहाँ से 4 5 का एलसीएम 20 होता है और 5 5 का एलसीएम 5 होता है एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? तो ये देखिए इस तरीके से कंपोजिशन टेबल मैंने प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन याद रखना कंपोजिशन टेबल स्मॉल सेट के लिए हमेशा प्रिपेयर होता है। तो मैं 5 प्रॉपर्टीज सिखानी है, इसलिए इस टेबल को बना दिया है। तो 5 प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम लोग मेंटेन करेंगे, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, क्लोजर की बात करें या फिर ये कहें कि बाइनरी ऑपरेशन, अगर हमें ये वेरीफाई करना है कि एक सेट बाइनरी है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बच्चे अद्भुत विद्या बता रहे हैं, पूरा यूट्यूब देख लेना और फिर उसके बाद इस वीडियो को देख लेना, तुमको समझ आएगा। ठीक, देखो बच्चा, ये होगा प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल का जैसा अपर है वैसा ही लोअर है। क्या कहा? प्रिंसिपल डायगोनल का जैसा अपर वैसा ही लोअर। तो ये बताएगा कॉम्यूटेटिव लॉ को। किसको? कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या कहा? जैसा अपर वैसा लोअर, वही क्या बताएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ को बताएगा। अगर पूरी कंपोजिशन टेबल में कोई भी एक इस तरीके का एलिमेंट नहीं देखने को मिल रहा है जो सेट से बाहर जा रहा है, जैसे कि नेचुरल नंबर पर डिफाइन किया जा रहा है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नहीं है? बच्चा सारे के सारे नेचुरल है। तो अगर कोई भी न्यू एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्या कहा? नो न्यू एलिमेंट एग्जिस्ट। यार एक तरफ से लिख के दिखा देते हैं तो तुमको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है तो बुक का ही, लेकिन इसमें कुछ चीजें पूछी गई हैं, कुछ नहीं भी पूछी गई हैं। फिलहाल मैं मतलब कंपोजिशन टेबल से तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तुमसे पूछ दिया जाए बाइनरी है या नहीं है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर ही बाइनरी होता है। तो बच्चा हम बताएंगे बाई सिंस देयर इज नो न्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर स्टार इज बाइनरी। ये देखो बाइनरी प्रूफ हो गया। ठीक है, मुझे कैले ये टेबल कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, इसलिए ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं मैं कैले टेबल से ही सॉल्व करता हूँ। आगे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी में बताते हैं कि बच्चा ये एलसीएम के लिए है, तो बताएंगे एलसीएम ऑलवेज फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, दो प्रॉपर्टीज प्रूव हुई। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी समझेंगे। क्या कहा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे? ये देखो, आइडेंटिटी निकालना कैले टेबल से एकदम आसान होता है। कोई भी एक चीज देख लेना, चाहे रो देखना चाहे कॉलम देखना, रो से बता रहे हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हो देखे ना, वो ओवरलैपिंग कहां पर कर रहे हैं। जैसे इसको देखो तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर कंप्लीटली ओवरलैप करते चले आ रहे हैं। ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो से ओवरलैप कर जाएंगे। तो फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो है इसके सामने जो एलिमेंट है इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 है। अब तुम्हें कहीं देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5 जो कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा हो, तो मुझे लगता है कि शायद 1 2 3 4 5 यहां पर ओवरलैपिंग कर रहा है। तो मतलब कि जो 5 होगा ये किसका काम करेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का काम करेगा। किसका काम करेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का काम करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो क्या बताते हैं? बाई कंपोजिशन टेबल
कंपोजिशन टेबल से पता चल रहा है 1 is an identity element, 1 is an identity element। बच्चा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 ले लेते हैं, इसको बताते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बच्चा जब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं तो याद रखना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आइडेंटिटी की मदद से ही निकलता है। जैसे ही आप आइडेंटिटी को ढूंढ लेते हैं, आइडेंटिटी को ढूंढने के बाद में उस आइडेंटिटी को आपको सराउंड करना होता है। जैसे ये यहाँ पर 1 है, अब देखो यहाँ पर 2 का कोई इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी किसी का कोई इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बताएंगे, एग्जिस्टेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एलिमेंट बिसाइड्स 1। याद रखना हमेशा आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमेशा सेल्फ इनवर्स रखता है। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमेशा सेल्फ इनवर्स रखता है, मतलब अगर एक सेट के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास हमेशा एटलीस्ट 1 इनवर्स होगा, कम से कम एक इनवर्स होगा जो खुद आइडेंटिटी अपना ही रखेगा। जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो अपना इनवर्स रख रहा है। बताना ये चाहते थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को ढूंढना बिल्कुल आसान होता है। जैसे ही आप आइडेंटिटी को ढूंढेंगे तो फिर ये जो कैले टेबल है इसमें जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आकर के तुम उस एलिमेंट को सराउंड करना होता है। जैसे ये 1 दिख रहा है, अब इसके सामने इस एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, तो जिस एलिमेंट का इनवर्स निकालना है उसके सामने उस आइडेंटिटी को पकड़ो और उसके ऊपर देखो, तो ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं किसका काम करेंगे, इनवर्स का काम करेंगे। जैसे हमने 2 को लिया, अब 1 हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, जब 1 कहीं है नहीं तो जाहिर सी बात है क्या होगा भैया, जब 1 कहीं है नहीं तो भैया 1 मतलब 1 मिल नहीं पाएगा, तो जब आइडेंटिटी नहीं तो इनवर्स नहीं निकलेगा। यही अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, तो जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी उसमें आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कहा था कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करता है तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटी चाहिए होगी, अगर आइडेंटिटी नहीं हो तो इनवर्स नहीं हो। तो अभी समझ में आ रहा होगा, बताओ कहाँ, जब 1 ही नहीं है तो किसको सराउंड करोगे, किसी को नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ एनी एलिमेंट बिसाइड्स 1 के अलावा किसी का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बच्चा इसी सीरीज में नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, तो जिसको हम बताते हैं एग्जिस्टेंस कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बताते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बच्चा, कॉम्यूटेटिव लॉ को ढूंढना एकदम आसान होता है। ये जो यहाँ पर ब्लू कलर से बना हुआ इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या बताते हैं, बताते हैं सिंस बाय कंपोजिशन टेबल, बाय कंपोजिशन टेबल there is a symmetry about principal diagonal with respect to principal diagonal. There is a symmetry with respect to principal diagonal. Therefore, commutative law holds. Commutative law holds. क्या इतनी बात समझ पाए? आपने देखा कंपोजिशन टेबल कितनी आसान है, मतलब कंपोजिशन टेबल की हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कितना आसान हो सकता है, शायद अभी आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, ये तो मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, बाकी आप हमेशा ही क्या करेंगे, कैले टेबल वहीं पर बनाएंगे जहां कहीं भी सेट स्मॉल होगा। अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, पार्ट 2। बिल्कुल भैया कॉम्यूटेटिव लॉ है। अब ये सब तो मैंने मतलब तुमको इस एग्जांपल से मैं तुमको काफी कुछ बताना चाह रहा था, तो बच्चा यहाँ पर इस चीज को मैंने मेंशन कर दिया है। अब बच्चा आपसे पूछा जा रहा है क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, भैया बिल्कुल है। पूछ रहा है क्या ये एसोसिएटिव है, पूछ रहा है कि क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो भैया बिल्कुल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 का काम कर रहा है। जबकि पूछ रहा है कि क्या इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो बच्चा केवल एक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी का एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 में ये सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, बस एक पार्ट बचा हुआ है। पूछ रहा है 5 स्टार 7। अब यार जब 5 स्टार 7 की बात करोगे तो 5 स्टार 7 स्टार क्या है, एलसीएम, तो 5 और 7 का एलसीएम नहीं ले पाओगे, 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर तरह समझ आ रही हैं। अब जब चीजों को इजीली अटेम्प्ट ले पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि अब कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो इसी का एक स्पेशल पार्ट है, उसमें 1 to 5 तक के एलिमेंट्स दे दिए गए, जो कि ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये टेबल बना चुका हूँ। बाकी का सब रफ कर देना, टेबल तुम्हारे काम आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर, अब बच्चा आप आसानी से सारे क्वेश्चंस ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं कोई समस्या वाली बात है। अगर इनकेस कहीं कोई समस्या होती है तो फिर आप मुझे बताएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 की हमने बात कर ली है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है,
वट एवर जो भी वो जानना चाहता है। बच्चा वहाँ सेट दिया नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको जो लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज बताएं कि उसके अकॉर्डिंग बढ़ना होगा। आप बारी बारी से चेक करेंगे ए स्टार बी फिर बी स्टार है तो पता चलेगा वो कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है देन फील फ्री टू इन्फॉर्म टू मी इमीडिएटली एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।